अगर आज की इंडियन पॉलिटिक्स का मूड समझना हो तो एक लाइन काफी है। हर डिबेट का सेंटर अब कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म और इलेक्शंस बन चुका है। और इसी चार्ज एटमॉस्फेयर के बीच सुप्रीम कोर्ट से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब कई सारे डिबेट्स और डिस्कशंस देख रहा है। आपको बता दूं कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक ऐसा रिटन सबमिशन दिया जिसमें वो स्ट्रांगली ये क्लेम करती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का फ्रेमवर्क ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है और ना ही इंडिया के फेडरल प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है। पॉलिटिकल क्लाइमेट इतना हीटेड है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल एजर्शन आज डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स पर, चाहे वो बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मैटर हो, वोटर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का एलिगेशन हो या फिर ईवीएम वीवीपीएटी वेरिफिकेशन पर लड़ाई। एक तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का डिबेट इसका एक्सटेंडेड बैटलफील्ड बन गया है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में कि कैसे लॉ मिनिस्ट्री ने साइमल्टेनियस इलेक्शंस को डिफेंड किया है और लगातार उठ रहे कंसर्न्स और एलिगेशंस को उन्होंने शट डाउन कर दिया है। लॉ मिनिस्ट्री का सबमिशंस का कोर ये है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज का 5 ईयर टेन्योर कोई सेक्रेड या बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। आर्टिकल्स 83(2) एंड 172(1) एक्सप्लिसिटली कहते हैं कि लेजिस्लेचर्स का टर्म 5 साल का होगा अनलेस सूनर डिसॉल्व्ड। मिनिस्ट्री के वर्ड्स थे, The 5-year tenure is neither sacrosanct nor part of the basic structure। मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट स्पेशली जब इलेक्शन टाइमलाइंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जुडिशियल स्क्रूटनी के साथ कन्वर्ज कर रहे हो, अपने आप में काफी बोल्ड दिखता है। लॉ मिनिस्ट्री ने अपने आर्ग्यूमेंट को हिस्ट्री से बैक किया है, रिमाइंडिंग द कमिटी that the 42nd constitutional amendment brought during emergency in 1976 had extended the term of legislatures from 5 to 6 years। और बाद में 44th अमेंडमेंट ने उसे रिवर्ट किया। मिनिस्ट्री का रीजनिंग सिंपल था, इफ द टेन्योर कुड बी एक्सटेंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, a one-time curtailment to synchronize elections cannot be said to violate the basic structure। ये लॉजिक प्रिसाइजली वही टेरिटरी टच करता है जहां सुप्रीम कोर्ट बार बार कॉशन कर चुका है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट नहीं कर सकती। लेकिन इलेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन का डोमेन लार्जली लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। इस फ्लेक्सिबिलिटी को डिफेंड करते हुए मिनिस्ट्री ने डॉक्टर BR अम्बेडकर को कोट किया, जहां डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को डेलिबरेटली फ्लेक्सिबल ड्राफ्ट किया गया था ताकि वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से फेडरल अंडर नॉर्मल कंडीशंस एंड यूनिटरी अंडर इमरजेंसी ऑपरेट करे। मिनिस्ट्री का कहना था कि इलेक्शन सिंक्रोनाइजेशन इस बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं करता। ये आर्ग्यूमेंट काफी स्ट्रेटेजिक है क्योंकि फेडरलिज्म का क्वेश्चन पॉलिटिक्स का सबसे सेंसिटिव नर्व बन चुका है, चाहे वो स्टेट गवर्नर्स के रोल पर हो, आर्टिकल 200 के टाइमलाइंस का क्राइसिस हो या फिर आर्टिकल 324 के पावर्स को लेकर भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के बीच का करंट फ्रिक्शन हो। दर्शकों, जेपीसी जिसकी चेयरमैनशिप बीजेपी MP PP चौधरी के पास है, अभी 23rd लॉ कमीशन और इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स को 4 दिसंबर को सुनने वाले हैं। लॉ कमीशन ऑलरेडी 100 पेज रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है जिसमें मिनिस्ट्री जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। ये फैक्ट कि दोनों बॉडीज एक ही लाइन ऑफ रीजनिंग पर है, इस बात को रीइंफोर्स करता है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिसी आइडिया नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें जुडिशरी को भी इनएविटेबली सेंट्रल रोल प्ले करना पड़ेगा। और ये जुडिशरी वाला एंगल इसी टाइम पर और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट करंट मोमेंट में इलेक्शन रिलेटेड लिटिगेशन से लिटरली इनंडेटेड है। बिहार इलेक्टोरल रोल SIR, मिड टर्म डिसोल्यूशन पावर्स, प्रेसिडेंट्स रेफरेंस ऑन गवर्नेंस डिलेइंग एसेट, EC के एलिज्ड ओवररीच और वोटर फ्रॉड के एलिगेशंस, ये सब पैरेलल ट्रैक्स पर चल रहे हैं। तो अब जब लॉ मिनिस्ट्री कहती है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस ना तो वोटर की पावर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं और ना ही कोई फेडरल डिसरप्शंस क्रिएट करते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के करंट जुडिशियल टेम्परामेंट को भी डायरेक्टली एड्रेस करता है। मिनिस्ट्री ने एक और क्रिटिकल क्लैरिफिकेशन दिया, मिड टर्म इलेक्शंस डू नॉट लिमिट द प्लेनरी पावर्स ऑफ द इलेक्टोरेट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लाइन उन सारे लीगल कमेंटेटर्स के लिए एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स थी जो आर्ग्यू करते हैं कि टेन्योर कर्टेल करना वोटर मैंडेट को डाइल्यूट करता है। मिनिस्ट्री ने कुलदीप नायर जजमेंट 2006 का यूज किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया था कि राइट टू वोट आर्टिकल 326 से डिराइव होता है पर वो फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका इम्प्लीकेशन ये है कि लेजिस्लेचर रीजनेबल स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब कर सकती हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रोविजंस, जहां वोटर्स को नॉन सिटीजनशिप, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, करप्ट प्रैक्टिसेस या इलेक्टोरल ऑफेंसेस के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मिनिस्ट्री की रीजनिंग सिंपल और पॉलिटिकली पोटेंट है। अगर राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है तो इलेक्शन शेड्यूलिंग या सिंक्रोनाइजेशन किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन के रोल को लेकर भी काफी डिबेट हुई है, स्पेशली क्योंकि साइमल्टेनियस पोल से इलेक्शन कमीशन का ऑपरेशनल लोड मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि टाइमिंग कंट्रोल, रिसोर्स एलोकेशन और डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस से इलेक्शन कमीशन का इन्फ्लुएंस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ने इसको भी स्ट्रांगली काउंटर किया, ये कहते हुए
द इलेक्शन कमीशन विल कंटिन्यू टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ओवर इलेक्शंस। उन्होंने ये भी रिमाइंड किया कि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी सेक्शंस 14 एंड 15 ऑफ द आरपीए के अंडर पोल शेड्यूल्स डिसाइड करता है और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में प्रेसिडेंट को डिफरमेंट रिकमेंड करता है। मिनिस्ट्री का लॉजिक था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है आर्टिकल 324 के अंडर, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस उसकी पावर को एक्सपैंड नहीं करते, बस एप्लीकेशन को रीस्ट्रक्चर करते हैं। पर रियल पॉलिटिकल क्वेश्चन ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन की पावर्स बढ़ेंगी या घटेंगी। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस एग्जीक्यूटिव और रूलिंग पार्टी को स्ट्रक्चरल एडवांटेज दे सकते हैं। ओपोनेंट्स का आर्गुमेंट है कि नेशनल नैरेटिव रीजनल नैरेटिव्स को ओवरशैडो करेगा और स्मॉल पार्टीज सिस्टमैटिकली मार्जिनलाइज हो जाएंगी। ये क्लेम जुडिशरी तक भी गया है। अप्रैल 2025 में फॉर्मर चीफ जस्टिस JS केहर और DY चंद्रचूड़ ने JPC के सामने क्वेश्चन दिया था कि वन नेशन वन इलेक्शन बिल गिव्स अनब्रिडल्ड पावर टू द इलेक्शन कमीशन। उनका पॉइंट ये था कि इलेक्शन कमीशन पर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और चेक्स होने चाहिए। ये वार्निंग आज के पॉलिटिकल इकोसिस्टम में कई लोग एक इंस्टीट्यूशनल अलार्म के रूप में देख रहे हैं, मगर मिनिस्ट्री का काउंटर एक ही लाइन में कंप्रेस्ड है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शंस थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डज नॉट डिस्टर्ब दिस बैलेंस। मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल पास रूलिंग्स का रेफरेंस दिया जिसमें कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिडली फेडरल नहीं माना जा सकता। ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मॉडल है जिसमें सेंटर कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करता है। अब ये आर्ग्यूमेंट जुडिशली सेफ लगता है पर पॉलिटिक्स ऑप्टिक्स में हाईली कंटेंशियस है। एक इंटरेस्टिंग बात जो मिनिस्ट्री ने हाईलाइट की वो ये थी that technically no Lok Sabha has completed a full 5-year term as fresh elections are held before expiry. मिनिस्ट्री ने स्टैटिस्टिक्स भी दिखाए कि मिड टर्म पोल्स हैव अकर्ड 7 times since independence। अब सिचुएशन ये है कि लॉ मिनिस्ट्री का सबमिशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेंस नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल रोड मैप लग रहा है। पार्लियामेंट का टोन क्लियर है कि अगर पॉलिटिकल कंसेंसस हो गया तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल सकता है। जुडिशरी का टोन भी इस समय इलेक्शंस ओरिएंटेड मैटर्स पर काफी असर्टिव है, चाहे बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन हो या इलेक्शन कमीशन के पावर्स का स्कोप। और इसी बीच मिनिस्ट्री का ये कहना कि फेडरल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता एक प्रीएम्प्टिव आर्ग्यूमेंट है, ऑलमोस्ट एज इफ सुप्रीम कोर्ट के फ्यूचर स्क्रूटनी के लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा हो। दर्शकों, इसी बीच एक एंगल ये है कि ऑपोजिशन के लिए साइमल्टेनियस इलेक्शंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक थ्रेट भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि वो इस आर्ग्यूमेंट को यूज कर सकती हैं कि सेंटर इलेक्शन साइकिल्स को इंजीनियर कर रही है पॉलिटिकल कन्वीनियंस के लिए, और थ्रेट इसीलिए क्योंकि नेशनल इलेक्शंस के नैरेटिव में लोकल गवर्नेंस की इश्यूज साइडलाइन हो सकती हैं। अभी JPC 4 दिसंबर को ECI और लॉ कमीशन को सुनने वाली है। लॉ मिनिस्ट्री बाद में अपेयर होंगी पर उनका रिटन सबमिशन ऑलरेडी नैरेटिव सेट कर चुका है। दिस फ्रेमवर्क डज नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर। ये लाइन एक फॉर्मल लीगल पोजीशन नहीं, एक पॉलिटिकल हेडलाइन है और 2025 के इलेक्शन साइकिल के पूरे कंटेक्स्ट में ऐसी हेडलाइंस लेजिस्लेचर्स, कोर्ट्स और मीडिया सबको एक ही बैटलफील्ड पर ले आती है। इस सबके बीच में एक चीज क्लियर है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस का डिबेट अब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का टेस्ट बन चुका है, और सुप्रीम कोर्ट जो ऑलरेडी इलेक्शन डिस्प्यूट से घिरा हुआ है इस मैटर को इवेंचुअली इंटरप्रेट करेगा ही, चाहे वो डायरेक्ट चैलेंज के थ्रू हो या फिर किसी फ्यूचर लीगल कॉन्टेस्ट के जरिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग अस।